हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, आज हमारा चल रहा है डेड मोबाइल का टॉपिक और हम इसमें एक फ़ोन को कवर में लेने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो केस स्टडी है वो डेड मोबाइल के ऊपर है और ये क्वालकॉम चिपसेट है। ठीक है, और MI का 10T प्रो मॉडल है। तो इस मॉडल को बेसिकली एक शॉपकीपर ने मेरे पास भेजा है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट है। और डेड मोबाइल की जो होती है, जैसे पहले थ्योरेटिकल क्लास होती है, तो उसमें हम बताते हैं कि किसी भी मतलब चिपसेट को, जैसे क्वालकॉम चिपसेट है, मीडियाटेक है, एक्सिनोस है, तो इनकी डेड मोबाइल की केस स्टडी, फॉल्ट फाइंडिंग किस वे में की जाती है और क्या क्या लाइन्स होती है, जो भी इसमें डिफ्रेंशिएट होता है वो स्कीमेटिक के से ही थ्रू पता लगता है। ऐसे आप अंदाजे से नहीं कर सकते काम। और अगर आप प्रॉपर्ली मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो वे है वो सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये भाई हमारे क्लास को आज देखने के लिए आए हैं। बेसिकली ये दिल्ली में 2-3 इंस्टीट्यूटों से कोर्स कर चुके हो, है ना। तो आप समझ सकते हैं इनके पास 2-3 इंस्टीट्यूटों की नॉलेज ऑलरेडी है, फिर भी यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब है कि कोर्स सीखना चाहते हो। सीखने से पहले मन में इनके संदेह वगैरह होगा कि कहीं मेरे चौथे जगह भी ऐसा ना हो जाए। तो चौथे जगह ऐसा होगा या नहीं होगा आपको अंत में पता लग जाएगा जब ये हमारे पास सीखने आएंगे। अभी इस बैच का ही हिस्सा नहीं है, बट फ़िलहाल हमने इनको पूरा कहा है कि आप आराम से देखो क्लासेस वगैरह, आपको पसंद आए तो एडमिशन लो। ठीक है। अब कई सारे चालाक लोग होते हैं इसमें जो सोचते हैं कि हम 2-4 दिन के लिए फ्री चले जाते हैं। देखो, चालाकी वाले बंदे ने मुझे पता लग जाता है, मैं उसको मना कर देता हूँ। ये भी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस भाई की शक्ल देखो आप ध्यान से, समझ गए। चालाक बंदा पता लग जाता है भाई। जैसे अगर आप कपड़े के शोरूम में जाते हो, पता होता है इसको लेना नहीं है, सिर्फ देखना है। हाँ, सही बात कर रहा हूँ। मोबाइल की दुकान पे जाते हो, फ़ोन लेना नहीं है, सिर्फ पूछना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेड मोबाइल की केस स्टडी। तो डेड मोबाइल कोई भी आता है तो सोहन जी आप क्या कह रहे थे कि अभी तक वीडियो में देखा है, अब हकीकत में देखने जा रहे हो आप कि कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट रखेंगे और अपना चार्जर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे कि ये मेरा चार्ज पे लगा हुआ है, ये इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कोई हरकत नहीं कर रहा। ये देखिए मोबाइल यहाँ पे, लेकिन बैटरी अभी मैंने रिमूव रखी हुई है। सिर्फ किस लिए रखी है कि अगर चार्जिंग सेक्शन में लीकेज वगैरह होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत करेगा, चाहे 0.1 करे, चाहे 0.6 करे, 1 करे, 1.5 करे, उससे मतलब नहीं है, वो सेकेंड पॉइंट है। तो कोई हरकत है नहीं, 0 है। अब हम इसका बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। कोई हरकत है नहीं। बैटरी कनेक्टेड है, यस। पत्ते कनेक्टेड है, देखो चेक करके बताओ आप। सारे लगे हैं सर। सही से दिखा दो इधर। सारे लगे हुए हैं इसमें, पत्ते कोई से भी नहीं मिलेंगे। तो इरफान जी कहाँ से हो आप दिल्ली में? कबीर नगर। कबीर नगर। और वैसे कहाँ से हो आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से हो आप, ठीक है। अब एक बार देखो, पत्ता कनेक्ट और डिसकनेक्ट बैटरी का, बट कोई हरकत नहीं। ठीक है, तो अपना चार्जिंग पोर्ट जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं। इससे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। जब फ़ोन बिल्कुल सही होता है तो ये चार्जिंग लेता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर चार्जिंग सर्किट देखना पड़ेगा, कहीं उसको कहीं से इनेबल सिग्नल की ज़रूरत तो नहीं होती। मान लो सब कुछ ठीक हो लेकिन कोई दिक्कत हो। तो अभी इसने चार्जिंग मशीन पे कोई हरकत नहीं करी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है होता है हमारा, वीडियो में आपने देखा ही है कि मैं DC रीडिंग का बताता हूँ। तो मैंने आपको कोर्स में क्या बोला है कि एक ही DC रीडिंग कई फॉल्ट की वजह से आ जाता है ना। बोला है मैंने कि भाई स्टक में ही कई तरह के फॉल्ट होते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया, तो देखो कनेक्ट करने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो 0.2 है ना, वो इसकी रीडिंग है। ठीक है, देखो कनेक्ट किया, कोई ऑटो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब इसका पावर बटन प्रेस करके देखेंगे। देखो बटन प्रेस किया मैंने, कहाँ तक रीडिंग गई थी? 55 तक जाती है और बटन छोड़ते ही 0 हो जाती है। इरफान आप करके देखो एक बार, कहीं आपके हाथ से कुछ चेंज हो जाए, कुछ नया ट्राई करवाते हैं। ये लो, चेक कर लोगे ना? हाँ हाँ करो।
बटन यहाँ से पावर बटन दबाना आप। देखो बटन दबा रहे 55 तक रीडिंग्स आ रही है, बटन दबा के भी रख रहे हैं बट रीडिंग अपने आप जीरो हो जा रही है। सुहन जी, ऐसा आप लोगों ने मेरी वीडियो में पहले ही ये रीडिंग देखी है? ऐसी रीडिंग के आसपास आया होगा 40-50 के आसपास। इसको लो बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लो बूटिंग। एक बार सब हेलो कह दो वीडियो में। कौन कहाँ से, बस इतना बता दो। राजस्थान। नाम? ठीक है, पाली। हाँ, ये पाली की मशहूर मिठाई लेकर आए थे हमारे लिए। आपका नाम? बिहार साई। इनके तरफ करो एक बार। ये हमारे बीच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैठा हुआ, अपना नाम बताओ इंडिया वाला। बताओ बताओ बताओ। मैं साई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। पूरा नाम बताओ ना, असली वाला। मैं असली नाम मेरा डिंगेश्वर साहू है, मैं छत्तीसगढ़। प्यार से साईं बुलाते हैं। हाँ। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सचिन कुमार, मैं यूपी से हूँ। यूपी में कौन सी जगह? मुजफ्फरनगर। हाँ, इन्होंने भी दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा है। इनके पास भी एक्सपीरियंस है एक इंस्टीट्यूट का, है ना, पूरा कंप्लीट कोर्स कर रखा है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बिहार से हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने एमआई पे। ये हमारा एमआई का फ़ोन है जो कहाँ लेटा हुआ है अभी? काउंटर पे, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। ये अपना डॉक्टर वाला रूम है, ठीक है, इसमें वेंटिलेटर पे है। तो हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली जब हम पावर बटन दबा रहे हैं तो रीडिंग चलना थोड़ा सा स्टार्ट करती है। हाँ, बट ये निकल गया है। देखो रीडिंग चलना स्टार्ट होती है। देखो बटन तो मैंने दबा ही रखा है, दबा रखा है ना, आपने भी ऐसा ही किया था, बट छोड़ने के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि भाई डीसी रीडिंग अगर ऐसी हरकत करता है तो इसमें क्या मतलब होता है, बताया है ना? यस। क्या मतलब होता है इसमें? लो बूटिंग। लो बूटिंग है। तो कौन से सेक्शन से फॉल्ट हो सकता है? पावर। तो देखो सबका आंसर एक ही है, पावर। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। अब आप में से कोई सीपीयू बोलता, आप में से कोई चार्जिंग ऐसी बोलता, आप में से कोई कुछ बोलता, तो इसका मतलब होता है मैंने सबको अलग अलग सिखाया है, बट एक साथ सिखाया तो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आप चारों जब फॉल्ट फाइंड करोगे तो क्या एक ही जगह से फॉल्ट मिलेगा चारों को, चाहे सेम मॉडल ही हो? हाँ, ड्राई शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है चारों को एक ही जगह से मिल जाए, लेकिन अगर फॉल्ट है ना तो वो कहीं से भी पॉसिबल है। तो आप लोगों को जो मैं डायग्राम के थ्रू मेहनत करवाता हूँ उसका कोई मीनिंग है या नहीं है, या मीनिंगलेस कोई काम कर रहे हैं हम? समझ के लिए करते हैं। अगर समझ नहीं होगी तो हमारे पास फ़ोन तो आएगा ही। जिसको काम नहीं आता वो भी मार्केट में दुकान खोलेगा तो कौन आएगा? काम उसके पास भी आएगा, चाहे वो कहीं से करवा के ला के दे। समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं? आपके पास जब तक दुकान वाला नहीं आ रहा ना तब तक आप काम में सक्सेस खुद को मत मानना। दुकान वाले आपके कस्टमर जिस दिन बन जाए, 1 2 4 5 100 200, मैं तो चाहूँगा 1000 बने, तो आप समझो कामयाब हो गए हो। कस्टमर तो जिसको काम नहीं आता उसके पास भी है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इरफान जी आए हैं तो वो एक उम्मीद लेकर आए हैं कि मेरे को एक क्लास दिख जाए कि भाई अगर मुझे अच्छी लगी तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, मान लो आप ज्वाइन कर लो लेकिन आप फॉल्ट फाइंड करो और आपसे रिजल्ट ना आए, एक पहला फ़ोन लेकर और वो ठीक ही ना हो, आप सोचोगे मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको जहाँ पर भी पहले 2-3 जगह आपने कोर्स करा है तो वहाँ पर अगर आपको हार्डवेयर सोल्यूशन से सिखाया गया होगा ना तो आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है। अगर आपको स्कीमेटिक से समझाया गया, फॉल्ट फाइंडिंग बताया गया और आप समझ नहीं पाए तो आपकी भी गलती है। ठीक है, तो ये चीज़ को क्लियर कर देते हैं। मुझे भी जो फ़ोन करते हैं मैं उनसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि अगर आपने पहले कहीं से किया था तो आपको वहाँ पे प्रोफेशनली डायग्राम के थ्रू बताया गया या फिर अंदाजे मारना बताया गया? अभी इसके बोर्ड की कंडीशन दिखाऊंगा मैं आपको। डायग्राम खोलो इस मॉडल का, उसी पे रखा हुआ है, उसको बस ओपन कर दोगे। यही है सर? हाँ, 10T Pro है। 5G इसमें लिखा हुआ नहीं है बट ये वही मॉडल होगा। दिख नहीं रहा सर यहाँ से। लाओ मेरे को दे दो।
तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाऊंगा कि कितने पावर आईसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉल्ट फाइंडिंग का अपना हिस्सा स्टार्ट होगा। टीवी का रिमोट, चूँकि फ्लैगशिप मॉडल है तो इसमें पावर की संख्या कम से कम 3 होगी। कम से कम कितनी आईसी होंगी पावर? 3। और ज़्यादा जितनी मर्जी लग जाए, 4, 5, 6, वो कंपनी के ऊपर है। ये हमारा लेआउट और स्कीमेटिक ओपन हो गया, और इसमें जो कंपोनेंट वाला है वो खोल के आपको दिखाता हूँ मैं इसमें डायरेक्टली कि पावर आईसी बोर्ड का शेप दिख जाएगा। इसमें हमें बिना शील्ड निकाले पहले पता करना है कि पावर का सेक्शन कहाँ कहाँ पर है। ये देखो, एक PMX 55, PM 8250। तो 8250 वाला SoC चिपसेट इसमें यूज़ हुआ है पावर का। WCD ऑडियो आईसी है, और 2 पावर आईसी हो गई। ये देखो, तीसरी पावर 8150B, चौथी पावर 8150L। तो कितनी पावर मिल गई हमें इसमें? 4। और अगर हम इसके चार्जिंग आईसी को काउंट करें पावर में तो 5। ये इसका प्रोसेसर है, ऊपर से रैम हटा हुआ है। तो देखो, चिपसेट मैंने 8250 वाला चिपसेट लगा हुआ है इसमें। अब इसके अंदर में हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग करी थी, अभी स्टार्ट कर लिया। तो पावर आईसी अगर किसी के पास भी ये मॉडल आता है तो आपको सबसे पहले कोई भी मॉडल अगर इस कंडीशन में आपके पास आता है और आप देखते हो इसका डीसी रिस्पॉन्स ऐसा है और वो क्वालकॉम चिपसेट है, तो आपको जैसा मैं ये बता रहा हूँ सेम देख के करो। ज़रूरी नहीं है फॉल्ट वहीं से हो, फिर से रिपीट कर। आपके एक ही डेड फोन में फॉल्ट कई बार 2 जगह से भी होता है। तो सोचो, जब 20 तरह के एक ही मॉडल आपके पास आएंगे तो 20 में एक फॉल्ट हो, ज़रूरी नहीं है। अगर यही मॉडल मेरे पास 20 आ जाए अभी ठीक होने के लिए, तो 20 में एक ही फॉल्ट नहीं होगा। अंदाजे मार के काम नहीं करेंगे, और अंदाजे किन में मारा जाता है। जैसे आपको मालूम हो कि Redmi Note 10 है, इसमें ड्राई शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, CPU रिवॉल्व करेंगे हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। अभी कई लोग कोर्स को ऐसे सीख रहे हैं, CPU रिवॉल्विंग आ गई मतलब कोर्स आ गया, फॉल्ट फाइंडिंग सीखते नहीं है ना। जबकि रिबॉलिंग सीखने के लिए कोर्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। आज के डेट में आप देखो, कंपटीशन चल रहा है 3 मिनट में CPU करने का, 5 मिनट में CPU करने का। मतलब ऐसा लग रहा है कस्टमर आएगा, फ़ोन खोलेंगे, CPU उठाएंगे, रिवॉल्व करेंगे, डालेंगे और हो जाएगा। तो ऐसे में तो दिन में कितने फ़ोन ठीक होने चाहिए? अगर हर 3-4 मिनट में एक बंदा CPU बना देगा तो दिन में तो कस्टमर कम पड़ जाएंगे, ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेके करना पड़ेगा काम। कहने का मतलब मजाक है ये। अगर कस्टमर सर्विस देनी है ना तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग आना चाहिए। तो PMIC इसमें देख लिया आप लोगों ने। एक बार हम इसके अंदर भी रिपीट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है, और चार्जिंग लेके 5। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये क्वालकॉम की एक बड़ी सी चिप है, ठीक है। तो इसको अब जब तक हम डायग्राम में नहीं देखेंगे तब तक हम क्लियरली अगर कुछ भी अंदाजा लगाएंगे तो वो गलती हो सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, RF SDR 865। तो यहाँ पर नंबर अगर दिख गया SDR 765 तो आप समझ जाना भाई ट्रांसिसिव मेन नेटवर्क आईसी है। तो पावर सेक्शन की टेस्टिंग जो होती है, तो आप लोगों को जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि हम किसी भी डेड फोन को अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किस पावर आईसी के पास आना चाहिए। जैसे जब बहुत सारे पावर आईसी हों तो हमें सबसे पहले वो पावर आईसी ढूंढनी है जिसे हम पावर बटन दबाते हैं और मैसेज जाता है, यही है ना। तो पावर आईसी के कौन कौन से डिपार्टमेंट समझाए हैं आपको? हाउसकीपिंग और ठीक है।
तो जो ये डिपार्टमेंट्स आप समझते हो यहाँ पर, मान लो आप अपने टेबल पे जाओगे, क्या ये चेंज हो जाएगा? डिपार्टमेंट सेम ही रहेगा। फॉल्ट यानी वहीं से मिलेगा हमें। जब भी लो बूटिंग का फॉल्ट होगा तो ज़्यादातर समय कुछ टाइम पे सीपीयू रिवॉल्व से भी सक्सेस होता है। अगर ये डीसी रीडिंग स्टक होता तो हम सीपीयू पे डाउट नहीं करते। फिर हमारा डाउट किस पे जाता? यूएफएस पे, रैम पे। ड्यूल डेकर मॉडल है ना, तो रैम के भी सही से ना लगने पे डीसी रीडिंग स्टक रहती है, और यूएफएस के भी प्रोग्रामिंग करप्ट होने से या उसमें कोई प्रॉब्लम होने से या उसकी वोल्टेज मिसिंग होने पे या शॉर्ट होने पे तब भी ऐसा रहता है। तो हमारी डीसी रीडिंग तो ऑफ हो जा रही है। तो डायरेक्टली हमें क्या ढूंढना चाहिए? जैसे कि देखो, हम वीवर्स वगैरह की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट अब हमारे को इसने क्या रिस्पॉन्स दिया डीसी ने? लो बूटिंग। तो हमारा बनता है कि हम डायरेक्टली पावर सेक्शन पे जाए। और हम एक और चीज़ क्लियर कर सकते हैं, चार्जर लगा के इसके बैटरी कनेक्टर पे टेस्टिंग कर सकते हैं। देख ले एक बार। यस लगा दिया। कहाँ पर है मीटर? 20 वोल्ट डीसी पे। कुछ आ रहा है यहाँ पर? नहीं। चला जाए। वीवर्स का टीपी पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। फट से देखने के लिए इसके चार्जिंग डाटा शीट को ओपन कर रहे हैं कि तुरंत दिख जाए। इससे जो लिमिटेड टेस्टिंग होती है वो हो सकती है, लिमिटेड टेस्टिंग। डीप टेस्टिंग के लिए ये किसी काम नहीं आता है। तो वीवर्स का टीपी पॉइंट देखो कहाँ है? ये। तो हम क्या अभी वहाँ पहुँचे हैं? नहीं। कहाँ पर है? इधर देखो, वीवर्स आ रहा है। रैंडमली लगा रहा हूँ मैं इनके जो सर्किट्स के टीपी हैं यहाँ पर। तो हमारा जो वीवर्स है उस पर 5.31 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज है वो मॉसफेट में जा रहा है। फिर यहाँ की जो इसकी चार्जिंग आईसी है बीक्यू वाली, उनके पास भी ये चार्जिंग वोल्टेज जा रहा है। फास्ट चार्जिंग और मेन चार्जिंग कंट्रोलर दोनों के पास जा रहा है। ये देखो, ठीक है। तो ये फास्ट चार्जिंग के लिए ड्यूल चार्जिंग आईसी यूज़ की गई है इसमें। और बैटरी कनेक्टर पर जब मैंने इसके चेक किया तो ये वोल्टेज हमें नहीं मिला था। बैटरी लगा के टेस्ट करते हैं, देखो 3.8। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वोल्टेज तो बैटरी की हो। ठीक है, बैटरी हटाते हैं। देखो अभी कितना वोल्टेज है? बैटरी तो हटा दिया ना मैंने, 3 वोल्ट है। तो अब हमें क्या पता लगा? बैटरी लगाने पे इसकी आईडी एक्टिवेट हुई, जिससे चार्जिंग वोल्टेज बनना शुरू हो गया। अब चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है चार्जिंग आईसी वोल्टेज बना रहा है। तो इसमें कहानी ये होती है कि बैटरी अगर चार्ज हो जाती है तो सेंस लाइन बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज को बंद करवा देता है। तो वही वो निकले हुए पे भी सेंस करता है कि बैटरी चार्ज हो गई है, मुझे वोल्टेज नहीं भेजना है। तो बैटरी जब एक्टिवेट कर देते तो वोल्टेज देखो थोड़ी देर के लिए आ जाएगा और फिर हटाते ही चला जाएगा। तो इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन वर्किंग है। याद रखना इस बात को, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। और एक और चीज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली वीपीएस से क्लियर कर सकते हो। अगर आपका बैटरी कनेक्टर पे क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेरा चार्जिंग आईसी सही है या नहीं है, तो आप वीपीएच चेक करो। क्योंकि वीपीएच कब बनेगा? जब चार्जिंग आईसी सही रहेगा। क्योंकि बूट जो उसमें बूट कैप लगा होता है ना, वो हाई स्विचिंग होता है, ठीक है, हाई स्विचिंग होता है हाई सिग्नल से। तो बूट कैप कैसे पता करोगे? उसके लिए स्कीमेटिक में आना पड़ेगा। क्या ये बता रहा है इसमें आपके वापस? क्या ये बता रहा है बूट कैप? नहीं, सिर्फ डायरेक्ट वीपीएच बता रहा है। ठीक है, वीपीएच कहाँ पर है?
ये देखो, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये इसी से कनेक्टेड होता है। हो सकता है बूट कैप ये हो। तो हम डायग्राम में चलते हैं। चार्जिंग आईसी का कोड है ये कॉपी किया, पेस्ट किया और सर्च कर। ये रहा बूट कैप C5404, वही है। ठीक है, तो इस पर हमें चेक करना होगा। देखो क्लियर हो गया ना कि ये बूट कैप। तो इस लाइन के हम इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को बाहर निकालना होगा सबसे पहले। तो आ गया हमारा बोर्ड बाहर। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, शील्ड। हाँ, तो बोर्ड की कंडीशन नहीं दिखाई थी मैंने, देखो कंडीशन दिखा देता हूँ। देखो दोनों तरफ क्या बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। तो फ्रेश बोर्ड को ठीक करने का ना एक अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें क्या है, उंगली नहीं दी किसी ने, कुछ भी नहीं किया। और नहीं तो फिर कुछ भी अगर किया हो एक्सपेरिमेंट, तो फॉल्ट कुछ और होता है कस्टमर के फ़ोन में, और दुकान वाले को ना आने की वजह से वो कुछ और फॉल्ट कर देता है। मतलब छेड़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ फॉल्ट ही होगा। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग के बराबर कट मार लेते हैं। अभी निकालने जाएंगे, टाइम लगेगा। तो चार्जिंग आईसी है एग्जैक्ट इस जगह पर, सीपीयू के नीचे की साइड। कटिंग कर दी। अब हमारी टेस्टिंग के बराबर जगह हमको मिल गई है, मिल गई। देखो चार्जिंग आईसी बाहर आ रही है। अब हमें कहाँ रखना है, इसके नीचे। और हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, चार्जर लगा के भी, बैटरी लगा के भी। तो चेक कैसे करना है, आप चार्जर से भी चेक कर सकते हो, बैटरी से भी चेक कर सकते हो। तो पहले बैटरी लगा के चेक करते हैं इसको, या डीसी लगा के। डीसी लगा के चेक करके देखते हैं। माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग हम ऑन कर लेंगे। अब टीवी का रिमोट शिफ्ट करेंगे हम माइक्रोस्कोप पर। वो कैप दिख गया होगा आई होप आप लोगों को। ये बिल्कुल जो कोने पे लगा हुआ ना, छोटा सा, वही वाला कैप है। ये आ रहा है बीच में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब एक काम करो, पतले वाला मल्टीमीटर दे दो जिसकी पिन थोड़ी पतली है। नो, ठीक है। वहाँ पे आ रहा है, थोड़ी लाइट बढ़ रही है, ब्राइटनेस कम कर देते हैं हल्के से। दिख रहा है ना? ठीक है। आ रहा है वोल्टेज, आ रहा है, स्टेबल है। माइनस में क्यों आ रहा है?
प्रॉप उल्टी लगी हुई, कैसे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो हमारा चार्जिंग सेक्शन जो है ओके है, वीपीएच बना रहा है। ये देखो, अब इसके दूसरे साइड लगाएंगे, मतलब इसी लाइन में दूसरे कंपोनेंट पे लगा के देखते हैं। बिट मैप खोल लेते हैं इसकी। अच्छा रहेगा ना? एक बार में कई सारे कंपोनेंट पता लग जाएंगे हमें। सोहन जी देख रहे हो आप? ठीक है। चार्जिंग सेक्शन के बाद हमें कौन सा सेक्शन क्लियर करना होता है? पावर सेक्शन। आप लोगों के हाथ में अगर खुद से फोन हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर दोगे ना? सिर्फ सोहन जी कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। सब कर लेंगे, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए तो। अब यहाँ पर इस लाइन के हिस्से पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जितने भी कंपोनेंट हैं इन सब में से मैं किसी पे भी अगर चेक करूँगा तो मुझे वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो हमने तो ये क्लियर कर ही लिया है कि भाई चलो वीपीएच बन रहा है। अब बात आती है इसके पावर सेक्शन की। तो देखो, अगर हमारा पावर आईसी खराब होगा ना, क्या होगा? खराब, तो वो कोई रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। वीपीएच उसको जा रहा है, उसी से पावर बटन ट्रिगर करने पर हमारा पावर आईसी जो है वो ऑसिलेटर को और आरटीसी क्रिस्टल को, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को एक्टिव होने के लिए कहता है। ठीक है, सेम टाइम पर 3 मिलीसेकंड के फर्क पर हमारे बक वोल्टेज और एलडीओ रिलीज होते हैं। ठीक है, बक में से 2 वोल्टेज ऐसे होते हैं जो हमारे एलडीओ को चाहिए होते हैं। कितने? 2 वोल्टेज। एक लो एलडीओ को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब एक 2 वोल्टेज के आसपास होता है और एक 1.2 के आसपास होता है। किसी में 1.1 होता है, किसी में 1.3 होता है, जो कि बक से निकलता है। बक वोल्टेज कौन से होते हैं? वीरेज बॉब कौन से होते हैं? जिसमें कॉइल लगे हो सर्किट में। ठीक है, नाम चेंज हो जाते हैं, वीसीसी हो जाता है, डीवीडीडी हो जाता है, डीवीडीडीएफ हो जाता है, इस तरह से नाम बदल जाते हैं। लेकिन आपको याद कर रखना है कोर वोल्टेजेस, इसका असली नाम है कोर वोल्टेजेस। कोर वोल्टेज का मतलब जिसमें वोल्टेज कम हो और एम्पियर हाई हो। जैसे 1.5 एम्पियर 1500 मिली एम्पियर लिखा होगा, 6 एम्पियर होगा 6000 मिली एम्पियर लिखा होगा। तो इस तरीके से इनमें एम्पियर ज़्यादा होता है। एलडीओ वोल्टेज कौन से? जिसमें वोल्टेज ज़्यादा हो लेकिन एम्पियर कम हो। तो जब हम वोल्टेज की बाईपास करते हैं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि हम बक वाली वोल्टेज को वीरेज को नहीं, मतलब उसको एलडीओ को नहीं दे सकते। एलडीओ वाली वोल्टेज से हमारा अपना बक लाइन एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो ये सारी जो आपको चीजें समझाई जाती है वो किस लिए समझाई जाती है? कि आप उल्टे सीधे काम कर दो? सीधे सीधे काम कर रहे हैं ना। अब हमारा जो इसका रिलेशन है, देखो चार्जिंग आईसी का, वो यहाँ वाली पावर, यहाँ वाली पावर, यहाँ वाली पावर, तो 1 2 और इधर पर 3, राइट? तो 3 पावर हो गया। और अगर इसको काउंट करके चले तो 4 पावर हो गया, क्योंकि मेन चार्जिंग आईसी है। पीएम 8250 जो सीरीज होती है, ये वाली स्कीमेटिक में आते हैं। फोटो पे लाता हूँ आपको। फोटो कहाँ गया इसका? कंपोनेंट था ना, जो ये वाली सीरीज होती है ना, इसमें जो चार्जिंग आईसी रहती है ये PM 8150B, ये चार्जिंग प्लस पावर आईसी का काम करके देती है। जो इसमें ये BQ आईसी लगी हुई है, इसकी सपोर्टिंग है। ये आप ये कह लो, ये दोनों चार्जिंग आईसी का काम कर रही है। बाकी पावर इसमें 3 है। 3 पावर फ्लैगशिप में कम से कम 3 पावर, डेडिकेटेड 3 पावर होते हैं। ये जैसे ये वाला PM X55 और 8250 और एक और रहेगा, नहीं 2 हो गए, यही रहेगा। और इसकी सपोर्टिंग आईसी कौन सी रहती है? ये। अगर ये बंद रहा फोन डेड, ये बंद रहा फोन डेड, ये बंद रहा फोन डेड और ये बंद रहा फोन डेड। अब हमें जाना है इसके ऑन ऑफ स्विच की कंट्रोलिंग आईसी, जो कि मेन पावर आईसी होती है। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच वाले रास्ते से हमें इसका मेन आईसी पता करना है। तो ऑन ऑफ स्विच आप कैसे पता करो?
ये देखो, ये जो ऑन ऑफ स्विच है, या तो उसके टीपी पॉइंट को देख लो, टेस्ट पॉइंट कहाँ है इसका ऑन ऑफ का, ये रहा। इसको सर्च करेंगे, ये जहाँ जा रहा होगा, अगर दोनों पे जा रहा होगा तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें इसके हाउसकीपिंग, बग और एलडीओ की टेस्टिंग के लिए जाना है। ये देखो, यहाँ से पावर की स्टार्ट हुआ है। जो लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन से देखते हैं उनको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और किसके पास आया है ये, इसके पास। क्या इसका लिंक इससे हुआ? नहीं। अब स्कीमेटिक से जो लोग समझते हैं हमारी वीडियो को देखकर, उनके लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि क्या मीनिंग है इसका। ये देखिए, U4200 जो है वो इसकी मेन पावर आईसी है। बहुत सारे लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि मेन पावर आईसी कैसे पता करें। तो आई थिंक ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने बड़ी वाली स्क्रीन पे उसको शिफ्ट कर रखा है ना अभी। तो आप लोग जो गलती नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आया। कौन सा डिपार्टमेंट है ये? हाउसकीपिंग। पावर आईसी की जो है, जो भी सिग्नल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हाउसकीपिंग मैनेज करता है। हाउसकीपिंग इन द सेंस कहने का मतलब है जो PLL लॉक करता है। क्या लॉक करता है? PLL। जब पावर बटन दबाते हैं तो ऑसिलेटर क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, और आरटीसी क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सीपीयू के पास जानी होती है, ठीक है। जैसे उनके क्या नाम होते हैं, अभी उन पर अगर हम जाएं, जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हो रीजन इन, PS होल्ड, तो ये सब मैंने आपको बता रखा किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं ये एक्सप्लेन करने पे नहीं आ रहा। तो इसी प्रोसेस के अंदर में क्या छुपा हुआ है? PLL लॉक। अगर आप लोग PLL लॉक होना नहीं जानते हो तो आप डेड फोन नहीं ठीक कर पाते होगे। जैसे इसका हम पावर बटन दबा रहे हैं और सिग्नल बना और आरटीसी और ऑसिलेटर का PLL लॉक नहीं हुआ, तो हमारी जो CPU IC होती है वो PS होल्ड नहीं बनाती है। इस केस में जो बक वोल्टेजेस है वो वापस से ऑफ हो जाते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको बता रखा है। ऑसिलेटर क्रिस्टल क्या होता है? अपना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाता है, और आरटीसी क्रिस्टल क्या होता है? वो अपना किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट पे। तो सबसे पहले इसके देखते हैं पेजेस कितने हैं। तो जब मैंने इसको फिल्टर किया है तो इसका हाउसकीपिंग दूसरे नंबर पे है, बट जब सर्च कर रहे हैं ना तो पहले नंबर पे शो हो रहा है। फिर देखो दूसरा जब क्लिक कर रहे हैं तो इसका चौथा आ रहा है। इसका भी मतलब समझाऊंगा मैं अभी आपको। LDO देखो कितना अच्छा जवाब निकला। ऐसे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट भी बोलता है ना। GPIO, तो GPIO क्या रहता है? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग हब होता है। तो ये पावर आईसी के अंदर का दिमाग कह सकते हो। वैसे ये जो प्रोटोकॉल है वो CPU का होता है, बट किसी भी आईसी को GPIO सर्किट दी जा सकती है। चार्जिंग को भी दी जा सकती है, पावर को भी दी जा सकती है, किसी को भी। तो GPIO जो है वो दिमाग होता है एक तरीके से। तो देख सकते हो आप, दिमाग वाले काम यहाँ पर है भी इसके पास, ठीक है। तो इसके जो पहला डिपार्टमेंट है, देखते 1 नंबर कहाँ है। 1 नंबर में सारे क्या हैं? कॉमन ग्राउंड। और 2 नंबर ये था। तो क्या इसमें समझ में आता है कि सबसे पहले हमें टेस्टिंग इन्हीं लाइनों की करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके बाद हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए VPH की, और साथ में हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वही है, ये दोनों जो आए ना अभी, अब तक कहाँ गया ये, ठीक है। आधे अपने जो सप्लाइयाँ थी कोर वोल्टेज की वो यहाँ पर है, और आधी सप्लाइयाँ यहाँ पर है, ठीक है। ये 0.75 है, 0.85 है, 0.95, यानी 1 से नीचे ही रहते हैं हमेशा। 0.7 के आसपास ये वोल्टेज होता है। और ये जो होता है उसके साथ में 3 मिलीसेकंड के फर्क में LDO रिलीज होते हैं, 2 से 3 मिलीसेकंड के अंतर पे। तो सेकंड के अंदर में 1000 मिलीसेकंड होते हैं। आपको डिवाइड कर करवाया था ना कि मिलीसेकंड में और सेकंड में कितना फर्क है। आपने आंसर निकाला था ना, कैसे निकाला था? गूगल से, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को रॉकेट साइंस तो पढ़ाना नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है। इसको रॉकेट साइंस प्रेजेंट नहीं करना है कि हम लोग कोई साइंस वाला काम कर रहे हैं या कोई रॉकेट भेजना है। मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक काम है, लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा काम यही है भाई। यही हो जाता है तो हमारे को पैसे मिलेंगे ना। अब आप लोग आए हो यहाँ पर, कोर्स करके जाओगे। मैंने क्या कहा, किसी को पहले दिन से सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 1 साल भी लग सकता है।
लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता ज़रूर हाथ लगती है। और मैंने ये भी कहा कि जाने के बाद डायग्राम्स वगैरह से ऐसा नहीं कि मुझे आ गया मैं छोड़ बस अब तो मैं कोई भी आगे कर दूँ। डायग्राम्स खोल खोल के देखते रहो खाली टाइम में। और दूसरी चीज़, आप किस पे मेहनत करो, अपनी हैंड स्किल पे रिबॉलिंग वगैरह करते रहो। एक टेक्निक से नहीं हुआ तो दूसरी टेक्निक से करके देखो, तीसरी से करके देखो, चौथी से करके देखो, कोई ना कोई टेक्निक काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इस टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन की टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये तो अपना इस साइड पर है, शील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारा ऑन ऑफ स्विच ठीक है या नहीं है। तो जीआर से हमें ये टेस्टिंग पता लग सकती है या नहीं लग सकती। अब स्क्रीन को शिफ्ट करना होगा। इस पे कर दो डायोड पे, डायोड ही था यार। वैल्यू आ रहा है 1481। इस लाइन की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि ये वही पिन थी या नहीं थी। तो हमने खोला था ना इसका ऑन ऑफ का। ओहो, ये ऑफ हो गया था क्या? अच्छा, क्या आपने बता दिया, मैंने काम खराब हो रहा। ऐसे स्टूडेंट दिमाग वाले साथ में बैठ होने चाहिए, ऐसा ना हो बंधु टाइप का बंदा। ये देखो ये वाला है, वो नहीं है, ठीक है, ये वाला है नीचे वाला। ठीक है, तो देखो वैल्यू आ रही है। तो ये जीआर टेस्टिंग से हमें इस पे पता लगा कि भाई ये तो ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इस पे किसी तरह की कोई वोल्टेज भी होती है। हमने यहाँ पर भी क्या किया, डीसी से इसको पावर दिया है। अब चलो वोल्टेज की रेंज पर लेके इसको। कितनी वोल्टेज है? 1.8। ठीक है, अब एक ना कोई इस वाली वायर को पकड़ लेना, ठीक है, पकड़ के रखना। अभी एक चीज़ हम समझाएंगे अपने सभी प्यारे जो हमारी ये वीडियो देखेंगे उनको। ये देखो, जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो डीसी मशीन का रिस्पॉन्स देखना और अपने मीटर का भी। देखो मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, डाउन होना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब है जब हम पावर बटन को शॉर्ट करते हैं ना तो यहाँ से एक नेगेटिव सिग्नल एक्टिवेट होती है जो कि पावर आईसी को चालू करने के लिए चाहिए होती है। यानी इस वोल्टेज के स्पार्क से वो ऑन या ऑफ को सेंस करता है। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो रीडिंग उठने की कोशिश कर रही है और छोड़ते ही 0 0 हो जा रहा है। अब ये चीज़ आपको मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। मैं जैसे थ्योरी में बोलता हूँ कि जब हम इस लाइन को शॉर्ट करते हैं तो ये लाइन वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक है, यानी टेम्परेली ग्राउंड हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसकी मीनिंग को समझ नहीं पाते, तो इसलिए प्रैक्टिकल मैंने इस चीज़ को दिखा दिया आप लोगों को। तो जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो याद कितने देर रहेगी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ करके देखोगे जब लाइफ में 2 4 5 10 20 बार तो आपके यहाँ फिट हो जाएगा इस वाली कॉपी में। और जिसके इस कॉपी में फिट हो गया उसको कोई कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अपने आप को कोई साइंटिस्ट मत मानो, कोई बहुत बड़ा खलीफा मत मानो। आप इस बहुत बड़े पृथ्वी पे इतना सा भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। और कोई मानता है खुद को तो मानने दो, जिस दिन टकराएगा उसको पता लग जाएगा वो क्या है और हम क्या है। वो वाली स्टोरी सुनाई थी ना, कौन सी वाली? कुत्तों के साथ चीते को दौड़ाया जाता है तो चीता क्या दौड़ता है? नहीं। शेर, जंगल का राजा पूछता है तुम तो हार गए कुत्ते से, तो क्या बोलता है वो कि मेरे शान के खिलाफ मैं कुत्तों से रेस लगाते ही मैं हार जाऊंगा उनसे, जबकि मुझे मालूम है मेरे तो भाई स्पर्धा ही अलग है। तो आप लोग भी अपने एरिया में ना किसी के साथ कंपटीशन में तो मान के चलना, आप ये मान के चलना जो मेरे पास आ रहा है ना उसका काम करना, बस फिर अच्छा काम करोगे, वरना आपका ध्यान रहेगा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप देखोगे मैं किसी की भी वीडियो को फॉलो नहीं करता कौन सा यूट्यूबर क्या बना रहा है, मैं अपने रैंडम वीडियोस बनाता हूँ। कोई क्या कर रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। और आप भी ये नेचर डाल लेना तो इससे आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वरना आप अगर हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानोगे तो मान लोगे। तो देखो फ़ोन ऑन का ये सिग्नल ट्रैक होता है जो कि पावर आईसी को ऑन करने के लिए एक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। अब डायग्राम पे ये चीज़ जब आप देखोगे डायग्राम के ऊपर, तो कैसे इस बात को आपको समझना चाहिए। देखो ये है ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक। जब हम पावर की को प्रेस कर रहे हैं, देखो रास्ते में एक रजिस्टर लगा हुआ है, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो सिग्नल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ से ये पावर आईसी का एक मैसेज लेकर आता है ऑन करने के लिए, कहने के लिए। तो देखो इसमें ना हमें ये बता रहा है कि ये 4200 के पास भी जाता है और 5200 के पास भी जाता है। 5200 नंबर की पावर आईसी कौन सी मालूम है आप लोगों को? ये देखो ये इसके पास भी जा रहा है। क्या ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताया गया था? बताया गया था। ये देखो इसको भी बताने जा रहा है। तो इसी को मैंने इसको पावर प्लस कहा था ना, चार्जिंग। तभी पता लगा क्यों है ये पावर भी, क्योंकि पावर का एक छोटा सा फंक्शन ये भी कैरी कर रहा है। लेकिन बीपीएच ये वो चार्जर लगाते ही बना देगा, बैटरी लगाते ही बना देगा। लेकिन जो बक वोल्टेज है वो कौन संभाल के रखेगा? ये इसके आदेश का इंतजार किया जाएगा। जैसे ही आदेश देगा खुल जा सिम सिम, तो बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज सब रिलीज होने लगेंगे। तो अभी हमारी टेस्टिंग क्या बनती है कि पावर आईसी को जो बटन दबाने पे सिग्नल मिला उससे बक बन के बंद हो जा रहा है। इट्स मीन हाउस कीपिंग फेलियर। क्या है इसका मतलब? हाउस कीपिंग फेलियर। और अगर बन रहा है कांस्टेंट और फिर भी सीपीयू चालू नहीं हो रहा है, तो हमें पावर आईसी के कुछ और टेस्टिंग जो बताई गई है, जैसे I2C जो सर्किट है इसका, SPIM वाला, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें करके आईसी को उठाना पड़ता तब पता लगता है। महाभारत चला दिया तुमने, फ़ोन को साइलेंट कर लिया करो। ये भी सही फिल्म है। हाँ, तो अब हमें शील्ड कहाँ की निकालनी पड़ेगी? पावर आईसी के पास की। एक कैपेसिटर भी बाहर आ गया। तो देखो अब हमने यहाँ से शील्ड को हटा दिया है और ये इस पर लगा हुआ थर्मल पेस्ट है, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि पावर बटन प्रेस करने पर, मतलब शॉर्ट करने पर, हमारे जो सिग्नल मतलब वोल्टेज बनने चाहिए पावर आईसी से, जो बक वोल्टेजेस निकलने चाहिए वो निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है। यही हमारी टेस्टिंग है और इसी से हमें फॉल्ट का पता चल जाएगा। ये देखो वही सेम कंडीशन है, जब हम बटन को शॉर्ट कर रहे हैं रीडिंग उतनी जा रही है जितनी तब जा रही थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा तार का इस तार से मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। इसके नीचे ना ट्विज़र रख दे रहे हैं, ठीक है।
तो जब ट्विज़र से टच होगा तो क्या होगा, ऑन ऑफ चालू होगा, एक्टिव रहेगा। देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो जंपर मारना पड़ेगा। एक काम करो, वोल्टेज ऐसे एक बंदा यार हो नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी तो दिखाना है या। चलो ऐसे हो जाएगा, देखो जब ऐसे टच करूँगा ना तो यहाँ शॉर्टिंग लेगा, ठीक है। जंपर मार दूँ, चलो देखते हैं, ऐसे ट्राई करके अगर नहीं बात बनी तो जंपर पक्का मार देंगे। चलो मार ही देते हैं यार, आयरन ही तो ऑन ही भी है। हाँ जंपर, तो अब हम कंफर्म करने जा रहे हैं कि हमारा पावर आईसी जो है वो ख़राब है या क्या है। वहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा अभी। इससे बढ़िया तो तार ही लगा दिया होता हमने, थोड़ा फ्लक्स डालना पड़ेगा तब चिपकेगा। बस सोहन जी बैठ जाओ, खड़े हो आप। थोड़ा सा इंतजार करो आप तो राजस्थान से हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप बोल रहे हो कि राजस्थानी इंसान नहीं होते। अरे यार आपने ना मतलब वही वाली बात कर दी कि मैं क्या समझ रहा हूँ ये आप समझा रहे हो। हाँ आप तो वो निकले। अरे यार यहाँ ये लगी नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, आप दिमाग को हिला रहे हो। यही वाला था ना भाई? यही था ना? अरे कैसी बात कर रहे हो, ये वाला देख, यही वाला तो है यार। ग्राउंड दे दिया इसको हमने। इससे कनेक्ट कर देते हैं बगल वाले से, रीजन एन। हो गया? रिस्पॉन्स यहाँ आया था? वो भाई शॉर्ट ही करनी पड़ेगी, पता क्या वो रीडिंग छोड़ देती है ना, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब इसको हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इसका भी इंतजाम करते हैं। अगर हमें वीडियो में देखने वालों को सिखाना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब हम आ जाएंगे बक वाली लाइनों पर। पावर आईसी की
ये बक लाइनें जो है, ठीक है, रैंडमली हम किसी भी चेक कर सकते हैं। एक की टेस्टिंग से हम सबकी पता लगा सकते हैं। सीपीयू को जा रहा है, ये कैपेसिटर है उससे कनेक्टेड। ये वाला कैपेसिटर हुआ, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल कोने पे ना 4 कंपोनेंट। ये देखो, ऊपर वाले ये सॉरी 2 कंपोनेंट, इसके साथ वाला, इसके साथ साथ, इस पे चेक कर लेंगे हम वही वाला इंतजाम जो मैं सोच रहा था, वही करना है इसमें। ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, आप यहाँ पे लगाना। कोई हरकत है? एक जना ने इसको पकड़ लो, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। इसको पकड़ लो, मैं पहले इसको उठा के रखूंगा और यहाँ लगा के। जब यहाँ हरकत हुई तो कुछ वहाँ पे फर्क पड़ रहा है? क्या हो रहा है? 0.74 रीडिंग लेके छोड़ रहा है। इसका PLL लॉक नहीं हो रहा है, यानी ऑसिलेटर और क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी जो है वो PLL लॉक नहीं कर पा रही है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहेंगे? हाउसकीपिंग फेलियर। बैठ जाइए अब हम लोगों को ये पता करना है कि RTC क्रिस्टल, जो कि देखो स्वाभाविक सी चीज़ है, किस में कंबाइन रहती है? पावर IC में कंबाइन रहती है। और ऑसिलेटर क्रिस्टल कहाँ होती है? बाहर भी रह सकती है, IC में भी आ सकती है, छोटे फोन में, लेकिन ये छोटा फोन तो है नहीं, कंबाइन भी किया जा सकता है। तो ये है कि ऑसिलेटर, ऐसी तरीके की 4 पिनें होती है ऑसिलेटर की। ये माइक है, ये है ऑसिलेटर। यहाँ पर पावर सेक्शन से देखो कितना दूर है, बहुत दूर है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पावर सेक्शन के पास ही हो, अगर पावर से रिलेशन है उसका। इसमें आते हैं, देखो इसकी IC लगी हुई है। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी क्लॉक जनरेटर बाईपास की, जिसमें वो सरदार जी बैठे हुए थे, गुरविंदर जी, नहीं देखी है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, जिसने देखा होगा वो, अगर वो वीडियो तो पता होगा कि क्लॉक जनरेटर IC क्या होता है। ये देखिए, इस तरह के जो IC होते हैं वो क्लॉक जनरेटर कहलाते हैं। देखो क्या लिखा है, PMK। ये भी एक तरीके का पावर IC ही है। पावर IC का जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट था ना, उसी का छोटा सा पार्ट बाहर रखा गया है। ये फंक्शन कंट्रोल पावर IC का ही है, बट इसको बाहर रखा गया है। तो हमारा VPH जो है वो तो हमने देख लिया बन रहा है, दोबारा भी देख सकते हैं। तो जब बन रहा होगा तो भाई दिखाएगा ही बन रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे VPH चेक करें तो हमारा क्या लगा हुआ है? यहाँ पर बैटरी की जगह DC लगी हुई है ना। चलो VPH एक बार वापस से चेक करके दिखाते हैं। बिटमैप और ये चार्जिंग IC, पावर IC के पास लगे हुए इनपुट के कंपोनेंट्स। ये छोटे वाली कैपेसिटर देख रहे हो? मैंने अपनी वीडियो में भी कहा, जो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं ना पावर IC के पास लगे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे, वो मोस्टली VPH में होते हैं। हाँ, पत्थर की लकीर नहीं है ये वाली चीज़, मोस्टली ऐसा ही रहता है। ग्राउंड वाला एरिया होगा, आ रहा है ना, तो कांस्टेंट है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशन होता तो हमारी चार्जिंग IC या पावर कहीं भी फॉल्ट हो सकता था, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो अब हमें आना है इस वाले की टेस्टिंग पर। IC की कंडीशन
शील्ड लगी है, यही थी ना, देखो शील्ड लगी है, ठीक है। अभी यहाँ से इस शील्ड को हटा देते हैं। उठा लेना वो। छोटी सी आईसी है, कहीं निकालने में डैमेज हो ना जाए। मतलब जैसे अभी मैंने वहाँ से पावर सेक्शन से ऐसे निकाला था ना, ये तरीका रॉन्ग है, मैं गलत तरीका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ ऐसा मत ट्राई करना। तो देखो जो ये सेक्शन होता है ना हमारा, ठीक है, इस सेक्शन में मैं जो आगे बताऊँ तो वोल्टेज लाइन का फॉल्ट कम ही होता है। अगर ये छेड़ा हुआ होता तो चांसेस होते कि भाई कुछ और हो सकता था, तो आईसी डैमेज भी नहीं। आईसी है क्या डैमेज? तो आईसी जो डैमेज नहीं है और वीपीएच बन ही रहा है। सोन जी कहाँ गए? देख रहे हो ना? ठीक है, एक काम करो सोन जी, आप अपना बोर्ड निकालो एक बार। हाँ, बंद वाले बोर्ड निकालो। देखो जब आपके पास ऑसिलोस्कोप ना हो, अगर हो भी तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑन मोड पे सिग्नल बताता है वो, तो आप डायरेक्टली सबसे पहले क्रिस्टल चेंज करके देखो। अगर क्रिस्टल से खराबी हुई तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा, नहीं हुई तो क्या पता लग जाएगा वो भी ठीक है, तो वही वापस लगा देना। फिर उसकी आईसी जो हो उसको रिवॉल्व करके देखना। अगर ये पावर में कंबाइन हो तो किसको रिवॉल्व करना? पावर को, या चेंज कर देना अगर ये फीचर पावर में कंबाइन हो तो। देखो इसमें एक क्रिस्टल लगी हुई है। हाँ, अब बात आती है कि क्रिस्टल हमें किस बोर्ड का यूज करना चाहिए। देखो ये क्वालकॉम चिपसेट का बोर्ड है, इसमें 19.2, 24, 26 और 38 चलता है। इसमें देखते कितने वैल्यू का ये क्रिस्टल है। 38.4। तो 5G सर्किट में यही वाला यूज होता है, या इससे ऊपर वाला भी यूज हो सकता था, 52, 78। जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके की वैल्यू में चलते हैं, तो हमें ये वैल्यू का ध्यान रखना होता है, ठीक है। Y 1800 कोड है, या तो इसका डिनोटिंग Y होता है या X होता है। तो यहाँ पर ये क्या बना था, देखो एक्सटर्नल इनपुट दिया इसको और आउटपुट खुद ले लिया। तो जब इसको आउटपुट मिल जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये सारे क्लॉक्स छोड़ता है, यानी PMIC को चालू करवाता है। तो अभी PMIC क्या हो रही है, ऑन होने की कोशिश कर रही है और ऑफ हो जा रही है। इसी चीज को क्या कहते हैं, PLL लॉक होना। तो इसका और जो प्रोसेस है वो समझा रखा है मैंने आपकी RTC क्रिस्टल के साथ कैसे लॉक होता है। RTC क्रिस्टल की वैल्यू क्या होती है, 32.768 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अभी इस क्रिस्टल को चेंज करना है, लेकिन हमें ये पता करना है कि भाई ये बोर्ड जो है हमारा कौन सा मॉडल था, ये Y21T। इसका डायग्राम था क्या? इसका डायग्राम था है? नहीं, लेआउट और बिट मैप था मेरा, नहीं सॉरी, सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक नहीं था। तो अब हम दूसरे बोर्ड से क्रिस्टल निकाल के इसमें चेंज करेंगे। क्रिस्टल को कभी पीछे से देखा है? बीच में एक NTC लगा होता है, ठीक है। अभी ये हमें रिप्लेस करना है। अगर देखो आपके पास खराब बोर्ड पड़े होंगे तो आप ये मार्केट से खरीद भी सकते हो। अगर पड़े होंगे तो निकाल सकते हो, और नहीं पड़ा होगा तो खरीद के भी ला सकते हो।
इसके बाद हम अगर वोल्टेज कैसे पता करेंगे सही लग गया या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वोल्टेज बनने लग गया और फ़ोन चालू होना वो सेकंड पॉइंट है, बट हमारे स्टेप्स क्लियर होते जाने चाहिए। अगर हम ये कर चुके होंगे तो इसके बाद हम आईसी को रिबॉल या रिप्लेस करने की तरफ जाएंगे। अब क्लॉक आईसी ना पड़ी हो तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया कि इसको बाईपास कैसे करेंगे, लेकिन हर मॉडल में बाईपास नहीं होती, कुछ में रिस्टार्ट फॉल्ट मारने लगेगा, ये ध्यान रखना। अगर रिस्टार्ट फॉल्ट मारने लगे तो जो अभी समझा दूंगा मैं डायग्राम के ऊपर, तो जो ये लाइन होती है ना, ये कंपोनेंट के बाद मारनी होती है। वीडियो इसके ऊपर 2-3 लोगों ने बनाई है, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिखाया। उनके फ़ोन रिस्टार्ट मार रहे होंगे, अनकम्प्लीट वीडियो दिखाया उन लोगों ने। तो वीडियो का नाम ज़रूर लिखा है, ये मेरे को गुरविंदर जी ने बताया जब हमने ये वीडियो डाली ना। उन्होंने कहा सर आपने टाइटल अगर ऐसा लिखा होता ना, वर्ल्ड फर्स्ट ऑसिलेटर बाईपास वीडियो, तो ज़्यादा चलता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा दिमाग में घुसता, वो भी यही बात बोल रहा था किस तरह पैसे टाइटल डाला करो। तो मैंने कहा पहले कहाँ थे जब टाइटल डाल रहा था मैं। मतलब वो भी सही ज्ञान दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि लोग सर्च कुछ इसी तरीके का करेंगे। देखो फ़ोन ऑन हो गया, 1% बैटरी दिखा रहा है। ऑन करके देखते हैं फ़ोन को। चार्ज नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। ज़्यादा पत्ता निकल गया है। देखो ऑन हो गया, 5G आ गया, सेकंड लोगो पे चला गया फोन। देखो चालू हो गया। डिस्प्ले जो है वो कॉफ से शॉर्ट हो रहा है, इसलिए इसमें लाइन आ रही है। तो ये दबने के वजह से लिक्विड डैमेज होने पे ऐसा हो जाता है, फिज़िकल डैमेज होने पे भी ऐसा हो सकता है, बट टच वर्किंग है। अगर अब हम इसकी बग चेक करेंगे ना तो कंटिन्यू रहेगा। बग कब कंटिन्यू रहता है? जब PS होल्ड आ जाता है। PS होल्ड नहीं आता तो क्या होता है? बग बन के छोड़ देगा, फ्लक्चुएट नहीं होता है, बग बन के छोड़ देता है। आप करके देख लो, आप एक ट्विजर से शॉर्ट कर देना किसी भी लाइन को,
देखना बग क्या होगा, पावर बटन दबाओगे बनेगा, फिर बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। अगर बन के फ्लक्चुएट कर रहा है तो शॉर्टिंग वोटिंग हो सकती है कहीं, लेकिन इसका मतलब ये रहेगा कि हाँ सीपीयू तक वोल्टेज जा रहा है। इसमें तो आपका वोल्टेज क्या हो रहा था, बन गया छोड़ दे रहा था। लॉक नहीं। आरटीसी का जो काम है वो है रियल टाइम क्लॉक दे के, मतलब कौन सी आईसी पर कब सिग्नल जाएगा, कब वोल्टेज आएगा, ये बताना। ऑसिलेटर का होता है कि आपके जो सीपीयू है उसके लिए मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना, नेटवर्क सेक्शन के लिए प्रोवाइड करना, वाईफाई के लिए प्रोवाइड करना, तो दोनों ही ज़रूरी है। तो जब दोनों मिलते हैं ना तो पीएलएल लॉक होता है, मतलब टाइम मैच करता है एक मेगाहर्ट्ज़। तो किलोहर्ट्ज़ तो ये अपना दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों में से कोई भी लाइन अगर बंद होगी, मान लो आरटीसी क्रिस्टल के लाइन में, आरटीसी किस में, पावर में, उसके लाइन का आपको मैंने दिखा था ना 2.8 या 1.8 रहता है, तो ज़्यादा टाइम 2.8 रहता है। उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है पावर आईसी के, एक बॉल, और वो शॉर्ट हो जाए तो भी फ़ोन सेम कंडीशन में जाएगा, जैसा अभी था ना लो बूटिंग में, वैसा ही जाएगा। फ़ोन को ऑफ कर रहा हूँ मैं। फिर बोर्ड दिखाऊंगा एक बार और वो चीज़ कहोगे तो हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे पहले पावर बटन का जो हम शॉर्ट करके भी रखते हैं ना, तब भी वो वोल्टेज बन के चला जाता है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। सेम चीज़ जो हम तब कर रहे थे वो अब करके देखेंगे। देखो, और बोर्ड देख लो, सिर्फ क्रिस्टल चेंज किया है हमने, ख़राब वाला यहाँ पर है। फ़ोन को साइलेंट रखो। चलो, अब जो वो टेस्टिंग थी ना, क्योंकि राजेश के मन में इसके लिए वो रहेगा कि समझ में नहीं आया, तो पहले समझा देते हैं। क्यों राजेश? चेक करो। ये वाला कैपेसिटर है, मल्टीमीटर यहाँ रख दो। किस पर, इस पे देखो, ये देखो, अब देखो सप्लाई कंटिन्यू बन रही है। हाँ, स्टेबल है, एकदम स्टेबल है, कोई फ़र्क नहीं है ना। नहीं उसमें आकर जा रहा था। हाँ, तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि अगर आपका क्रिस्टल और आरटीसी और ऑसिलेटर दोनों काम कर जाएगा तो ये बन जाएगा। हाँ, अगर सीपीयू आपका फेल हो जाता है पीएस वोल्ट भेजने में, तब भी बंद हो जाता है। मतलब इसके बाद हमें सीपीयू करना पड़ सकता था। तो मैंने क्या कहा था कि नहीं, पहले अभी हम ऑसिलेटर क्रिस्टल से कंफर्म होएंगे। ऑसिलेटर क्रिस्टल और आरटीसी दोनों से अगर हम कंफर्म है तो फिर इसका मतलब सीपीयू पीएस वोल्ट रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो भी बग क्या होगा, बन के बंद हो जाएगा। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली पीएस होल्ड का बॉल जो है वो सीपीयू के नीचे से मास्क कर दो, सीपीयू बिठा दो, पावर बटन दबाओगे, थोड़ी देर के लिए बग बनेगा, बटन छोड़ते ही बग वापस चला जाएगा। प्रिंट उखड़ गया तब भी ये होगा, सीपीयू ड्राई शोल्ड हो गया तब भी होगा, ऑसिलेटर या आरटीसी में से कोई ख़राब हो गया तब भी होगा। और जो फ्लक्चुएशन वाली चीज़ रहती है ना, वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है, वो 1.8 के शॉर्ट होने पे भी होता है, एलडीओ शॉर्ट होने पे भी होता है, कोई बग शॉर्ट हो रहा था तब भी होता है, पावर आईसी शॉर्ट हो रहा था तब भी होता है। बहुत सारे इसके रीज़न है, 10 से ज़्यादा रीज़न है उसके। ठीक है, आपके वाला जो फ़ोन है उसमें जो रैम लगा हुआ है, क्या रेडमी 9A में भी सेम है लगा हुआ है, ये कंफर्म करना है अब आपको। ठीक है, माउस ले लो।
और चेक करो कि क्या उसमें सेम लगा हुआ है। ठीक है, देखो ऑन हो रहा है ना, ये बैटरी का सिंबल आ जा रहा है। क्या चीज़? डीसी केबल। माइक्रोस्कोप का हमारा काम हो गया है। सेम रैम है। मैच करो, फोटो खींच लो इसकी। साईं तुम्हारे पास वो है ना, 9A है ना? दो बोर्ड लाया था। हाँ, इसीलिए मैंने बोला उनको देखने के लिए, क्योंकि इनके वाले में ना। अभी नहीं लाया हूँ मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, कल ले आना। ठीक है, तो ये हमारा जो डेड फ़ोन का फॉल्ट फाइंडिंग का था, आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आता तो एक और चीज़ याद रखना, कई बार फ़ोन ऑन नहीं होता है तो बैटरी रिमूव करके पावर बटन प्रेस करके रखना और बैटरी का पत्ता उसके बाद लगाना, तो ये फ़ोन ऑन हो जाते हैं। अगर कोई फ़ोन अटक रहा हो ना, तो आप ऐसा ज़रूर ट्राई करना, ये ट्रिक आपके काम आएगी, और काम आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के में। तब तक के लिए एक बार सभी को इंस्टीट्यूट का वो दिखा दो भी व्यू, उधर का भी जो काम कर रहे हो उन लड़कों का भी दिखा देना। तुम तीनों यार गांधी जी की तरह एक साथ चिपके हुए हो। सर सेम ही लगा हुआ है। सेम ही लगा हुआ है ना? मेरे पास है, कल ले लेंगे। लेकिन ना ही इस मैच नहीं कर रहा है। नाम मैच नहीं कर रहा, बॉल देख लो। बहुत सेम ही है। हाँ तो बस फिर वही लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत।